ये आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फार्मूला आया था। आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहे थे। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो आई का अगर मात्रक निकालने का हो यानी यूनिट, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? ये क्यू चार्ज है, चार्ज का मात्रक कूलम्ब होता है, और टी टाइम है, टाइम का मात्रक सेकेंड। तो इसको हम लोग कूलम्ब पर सेकेंड लिख सकते हैं। इसी में अगर इसका बीमा अच्छा, कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम लोग एम्पियर कहते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर, यानी कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। चार्ज का यूनिट कूलम्ब था और टाइम का यूनिट सेकेंड था, यही कूलम्ब पर सेकेंड एम्पियर कहलाता। अगर इसका बीमा देखना चाहेंगे तो बीमा जो है विद्युत धारा का बीमा, एम्पियर के लिए डायरेक्ट बीमा हम लोग ए का उपयोग करते हैं, या नहीं तो टी का उपयोग करते हैं। अब है कि विद्युत धारा का मात्रक और बीमा हम जैसे देख लिए, तो अब इसमें कई बार आई कौन सा राशि है, यानी विद्युत धारा कौन सा राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। अगर इसके बारे में चर्चा करें तो हम बता दें, विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होता है। जैसे आई इक्वल टू मान लें 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर का करंट लेफ़्ट टू राइट जाता है, 2 एम्पियर का करंट लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, यानी इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो ये सदिश राशि होना चाहिए था, यानी विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो सदिश राशि का डिफिनेशन ही है, एक ऐसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, सदिश राशि कहलाता। सदिश राशि होना चाहिए था, लेकिन ये सदिश है नहीं, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो चूँकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो देखो, ये सदिश राशि के जैसा है, यानी परिमाण और दिशा दोनों जरूर है, लेकिन ये सदिश के योगफल नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए ये सदिश राशि नहीं है। तो ये है क्या? अदिश राशि है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। कोई पूछता है परिमाण और दिशा के बावजूद भी विद्युत धारा अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, कैसे? तो इसके लिए हम देखते हैं, परिमाण और दिशा के बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है। जैसे मान लीजिए ये एक जंक्शंस है, जंक्शन जहाँ एक से अधिक ब्रांच निकलता हो, ये जंक्शंस कहलाता है। तो इसमें हम करंट मान लेते हैं कि 1 एम्पियर का करंट जा रहा हो, और दूसरे से भी हम मान लेते हैं कि 2 एम्पियर का करंट जा रहा हो। तो इधर टोटल कितना जाएगा? 3 एम्पियर का करंट। तो देखो, 1 एम्पियर इधर से आया और दूसरा एम्पियर इधर से आया, तो टोटल कितने एम्पियर का हो गया? 3 एम्पियर का करंट हो गया। यानी ये सिंपल अलजेब्रिक सम हो गया, या नहीं तो इसको ऐसे बोलें, तो इन दोनों के बीच क्या एंगल, यानी ये एंगल बदलने से क्या इस 3 एम्पियर का मान बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो इस एंगल का मान 90 डिग्री कर दो, कि 180 डिग्री कर दो, कि 30 डिग्री कर दो, या 60 डिग्री कर दो, इससे इसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी ये इसके दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता है रिजल्टेंट पे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट करंट जो है ये डज नॉट चेंजेज विथ डायरेक्शन। इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। जबकि स्केलर क्वांटिटी अगर होता तो ये अगर वेक्टर क्वांटिटी होता, तो वेक्टर क्वांटिटी में जो इसका मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही डायरेक्शन देखो, ये a² + b² + 2ab cos थीटा अंडर रूट होता है, ये मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो ये थीटा यानी इन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता कब? ये वेक्टर क्वांटिटी होता। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए उसके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो अब अगर कोई पूछे कि बताओ विद्युत धारा कौन सा राशि है, तो हम बताएंगे कि ये अदिश राशि है। कोई पूछेगा क्यों, तो हम सीधा बोलेंगे परिमाण और दिशा के बावजूद भी ये अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश योगफल के नियम का पालन नहीं करता। बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो चलो अब हम ये विद्युत धारा के
मात्रक और बीमा के साथ साथ ये सदिश भी हम देख लिए। कल ही हम ये वीडियो बनाए थे, लेकिन किसी कारणवश वो वीडियो सेव नहीं हो सका था, जिसकी वजह से हमको फिर से आज बनाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ कल बहुत आगे तक हम बता दिए थे। तो आज हम एक टर्म और हम देखना चाहेंगे। जैसे मान लो कई बार कहेगा डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो एक आमीटर 1 एम्पियर के करंट को डिफाइन करने का रहा। तो 1 एम्पियर के करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो I इक्वल टू क्या होता है, ये Q/T, ये I इक्वल टू Q/T होता। अगर इसको अंग्रेजी या हिंदी दोनों में देखना चाहें तो व्हेन Q इक्वल टू 1 कूलम हो जाए और T इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाए, तो देखो क्या लिखेंगे, I इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकेंड। और इसी कूलम पर सेकेंड को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जब किसी, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर से यूनिट टाइम में जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा हो, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से यूनिट टाइम में यानी इकाई समय में जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा हो, तो इसको 1 एम्पियर ऑफ करंट माना जाएगा। तो जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का नाम A और B कुछ कर लेते हैं। A और B इस कंडक्टर का नाम है, मतलब लेंथ है। जैसे मान लो कि एक यूनिट टाइम में यानी 1 सेकेंड में अगर इससे 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा, तो 1 एम्पियर ऑफ करंट माना जाएगा। लेकिन अगर वही यूनिट टाइम में अगर 2 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा हो, तो ये 2 कूलम पर सेकेंड यानी 2 एम्पियर का करंट माना जाएगा। तो इकाई समय में जितना कूलम का चार्ज फ्लो करेगा उतना एम्पियर ऑफ करंट हम लोग मानते हैं, इसमें उतना एम्पियर ऑफ करंट फ्लो होगा। कई बार हाफ एम्पियर को 0.5 एम्पियर को डिफाइन करने का था, तो कुछ नहीं, ये I इक्वल टू Q/T होता। तो Q इक्वल टू 0.5 कूलम का चार्ज हो और 1 सेकेंड में अगर फ्लो हो रहा हो, तो देखो तो ये कितना हो जाएगा। तो I इक्वल टू Q/T होता, तो Q/T, तो Q का वैल्यू 0.5 और टाइम 1 यानी ये 0.5 कूलम पर सेकेंड। इसी को हम लोग बोलेंगे 0.5 एम्पियर। यानी यूनिट टाइम में अगर 0.5 कूलम का चार्ज अगर फ्लो हो रहा हो, तो ये 0.5 एम्पियर ऑफ करंट माना जाएगा। तो इसको हम लोग डिफाइन करने कहे तो क्या बोलेंगे जब किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा हो, तो 1 एम्पियर का करंट माना जाएगा। अगर 1 सेकेंड में 0.5 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा हो, तो 0.5 यानी हाफ एम्पियर का करंट माना जाएगा। तो चलो इसमें 2-3 टर्म और हम बता दें, जैसे डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह क्या क्या होता। तो हम बता दें, हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है। एसर्शन रीजन में इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल आता है, इसीलिए हम एक जगह हाई पोटेंशियल और एक जगह लो पोटेंशियल लिख लेते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह का क्या क्या डायरेक्शन है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और हम बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करेगा। पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यानी अगर इसी में नेगेटिव चार्ज के बारे में कोई पूछ दे, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। देखो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करेगा। या अगर पोटेंशियल की टर्म पूछे तो हम लोग बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो करेगा,
इलेक्ट्रिक करंट भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, या ऐसे बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, या पॉजिटिव चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, या इसी को ऐसे कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो इन सब के बीच अलग अलग टाइप से असर्शन रीजन में सवाल वगैरह पूछा है। जिस समय असर्शन रीजन का सवाल पूछा जाता था, हमेशा याद रखेंगे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। इसका मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो उस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेगा, यानी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ये मूव करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, या ऐसे बोलें कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो माना जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इन सब के बीच आपसी रिलेशन से एक आध सवाल दागा जा सकता है, और छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव वगैरह आता है। तो बिहार बोर्ड वाले गौर से ध्यान देंगे, ये सब कॉन्सेप्ट आगे भी हमको काम आएगा। तो चलिए, ये था मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। हम एक दो और छोटा मोटा टर्म डिफाइन कर देते हैं। जैसे मान लो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग, या इसी का एक और नाम है अपवाह वेग। क्या नाम है? अपवाह वेग। तो दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से v के नीचे d लगा देते हैं, यानी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या? जैसे मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर को जैसे ही सेल से कनेक्ट करेंगे तो एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो देखो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इसमें जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा, तो इसकी वजह से ये मूव भी तो करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसी की वजह से कुछ वेलोसिटी के साथ ये मूव करने लगता है। तो इसी वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या? तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से गति करता है, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करता है, उसी औसत वेग को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अपवाह वेग या अनुगमन वेग कह सकते हैं। इसको अंग्रेजी में अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? इट इज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन when electric field is applied across the conductor। ये क्या है? ये वेलोसिटी अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन है when electric field is applied across the conductor, यानी एंड ऑफ द कंडक्टर के अक्रॉस जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है, तो उस समय जो वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, मतलब वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन है, वही क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। तो इसके लिए डेरिवेशन वगैरह भी आता है, तो डेरिवेशन हम निकाल लेंगे। इसमें एक और टर्म हम डिफाइन कर दें। एक टर्म आता है रिलैक्सेशन टाइम। इसको हिंदी में अगर हम बोल दें तो श्रांति काल कहा जाता है। कोई पूछेगा ये श्रांति काल क्या होता है, तो श्रांति काल के बारे में हम बता दें। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट किया, तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, मान लीजिए यहाँ आके कोलाइड कर गया किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, पुनः यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, पुनः आगे जाके किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, कोलाइड कर गया होगा। तो देखो, इसी दो मतलब इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कोलिजन, यानी लगातार टक्कर के बीच का जो समयांतराल है, उसी समयांतराल को हम लोग क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। मतलब इट इज़ टाइम इंटरवल
it is time interval between the two successive collision of the electron। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कोलिजन यानी दो लगातार टक्कर के बीच का ही समय अंतराल क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? तो टाउ से डिनोट करते हैं। अब चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए अगर डेरिवेशन पूछ दे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा, तो देखो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक डेरिवेशन बताते हैं। देखो जैसे ही सेल से कनेक्ट किए तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आया और उसी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गया, चूँकि इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा था। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर लगा तो Q इंटू ई वेक्टर लिख सकते थे। इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्टेड ऑन द नेगेटिव चार्ज, तो Q इक्वल टू माइनस ई लिख सकते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो माइनस ई इंटू ई वेक्टर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखो एफ ई का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये Q इंटू ई होता है। तो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस ई हमने लिखा है। और देखो इसको अगर हम देखना चाहें तो एफ इक्वल टू एम ए वेक्टर भी तो लिख सकते हैं। तो देखो ये एक्चुअल में इसी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से तो एक्सेलरेट करेगा। तो फ्रॉम 1 और 2 अगर हम देखना चाहें, यानी समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेट होगा। तो एम ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ई इंटू ई वेक्टर। तो ए वेक्टर इक्वल टू कितना होगा? माइनस ई इंटू ई वेक्टर डिवाइडेड बाय एम। तो देखो ये एक्सेलरेशन किसका? शुरुआत में जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरेट नहीं, मतलब इसके क्रॉस सेल जब कनेक्ट नहीं किए थे, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जनरेट नहीं हुआ था, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था। लेकिन जैसे सेल से कनेक्ट किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने की वजह से इस पर अब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो ये एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन इससे पहले ये क्या था? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहा होगा। तो देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी तो हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो v लास्ट वेलोसिटी जो होगा इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो? 0। एक्सेलरेशन कितना आया? तो माइनस ई इंटू ई वेक्टर डिवाइडेड बाय एम। एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन था। और देखो कब तक ये एक्सेलरेट करेगा? तो एक इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ये तब तक एक्सेलरेट करेगा जब तक कि दोबारा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा न जाए। यानी यहाँ से जैसे मूव करना स्टार्ट किया, ये रेस्ट में था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो ये मूव करना स्टार्ट हुआ। ये मूव करना स्टार्ट हुआ तो तब तक मूव करता रहेगा जब तक इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स जब तक लगता रहेगा तब तक ये एक्सेलरेट होता रहेगा। और कब तक एक्सेलरेट करेगा? जब तक कि दोबारा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से न टकरा जाए। मतलब कब तक एक्सेलरेशन लगेगा? तो जब तक दोबारा न टकरा जाए, यानी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का इंटरवल क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। तो वी डी इक्वल टू अगर हम देखना चाहें तो माइनस ई ई वेक्टर टाउ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एम। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वी डी इक्वल टू सीधा हो जाएगा ई ई टाउ बाय एम। तो सिंपल ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन 0 था, टी रिलैक्सेशन टाइम था। मतलब ये एक्सेलरेशन तभी तक लगेगा जब तक कि दोबारा इलेक्ट्रॉन टकरा ना जाए। तो वही दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम क्या था? टाउ था। तो ये फार्मूला बार बार काम आएगा, हम लोग आगे देखेंगे। इसमें एक छोटा सा और टर्म हम डिफाइन कर देते हैं। देखो इसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से जो वेलोसिटी अटेंड हुआ कितना? वी डी। अगर इसी में यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते तो कितना मतलब वेलोसिटी गेन होता? तो वी डी बाई। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो ये हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे जो वेलोसिटी हुआ वो वी डी हुआ। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे जो वेलोसिटी अटेंड होगा वो वी डी बाई होगा। और इसी को हम लोग अनुगमन गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता यानी ये गतिशीलता है, गतिशीलता यानी मोबिलिटी है। देखो ये मोबिलिटी क्या है?
मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें सीधा लिखेंगे, वेलोसिटी अटेंड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस इट। देखो ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो गेन हुआ वो वी हुआ। अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते तो वेलोसिटी कितना होता, तो वी/ए। तो यही वेलोसिटी अटेंड बाय द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी अटेंड बाय द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सिंपल, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर जो वेलोसिटी गेन होता है, जो वेग प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी को हम लोग गतिशीलता कहते हैं। इसका यूनिट वगैरह भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसका यूनिट अगर पूछता हो, यूनिट ऑफ मोबिलिटी बताएं, देखो ऊपर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और नीचे हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। इसको सबसे अच्छे से अगर एक साथ लिखोगे तो ये पर वोल्ट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। या इसका यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम भी हम प्लेस कर सकते थे, उसके हिसाब से कुछ और आ जाएगा। तो देखो इस हिसाब से ये यूनिट ऑफ क्या आ गया, मोबिलिटी आ गया, वोल्ट पर मीटर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट डाल दिया, तो ये पर वोल्ट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया। हो सकता है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट यहाँ न्यूटन पर कूलम भी डाल दे, तो उसके हिसाब से कुछ आ जाएगा, देख लेना। तो चलो आज भर हम इतने छोड़ते हैं, इससे आगे हम अगले दिन बताएंगे। ये आज हमको दोबारा वीडियो बनाना पड़ गया। पहले वीडियो में हम यहाँ तक बता चुके थे, लेकिन किसी कारणवश वो डिलीट हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, अब हम अगला क्लास में इससे आगे पढ़ाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है, यानी इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है, उसी से ओम्स लॉ का डेरिवेशन वगैरह आता है। तो आज भर इतना ही, बाय बाय।